बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। डैनेशिया टीवी की तरफ से मैं रिजवान काज़मी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम जो ही किसी एक मारूफ स्टार से मिलेंगे, हम उनका आपसे तारुफ ज़रूर करवाएंगे, उनकी आपको बातें सुनाएंगे। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ स्टेज ड्रामा के इंतहाई मशहूर व मारूफ फ़नकार जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला जनाब। बहुत शुक्रिया जी। मैं खुद आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप डेनमार्क से पैदल यहाँ तक आ गए। बिल्कुल, मैं जो मेरी हालत है लगता है मैं पैदल ही आया हूँ। और आपके लोग बहुत दीवाने हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं आपके, और वो चाहते हैं कि आप डेनमार्क तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो उनका पैगाम आपको दें कि वो चाहते हैं कि आप डेनमार्क तशरीफ़ लाएँ और उनसे मुलाकात करें। मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह। अप्रैल में एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें हम इंग्लैंड और यूरोप जो है वहाँ पर शो करेंगे इंशाअल्लाह। नासिर चिन्योटी साहब उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत ड्रामा लिख रहे हैं माशाल्लाह। वो लेकर हम आएंगे इंशाअल्लाह। आगा माजिद साहब, मैं और नासिर चिन्योटी साहब और बाकी कास्ट अभी ज़ेर गौर है। गुड। तो एक अच्छा प्ले डेनमार्क के लिए लाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, मुझे फेसबुक पे ईमेल से वहाँ से बहुत सारे पैगाम आते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो पसंद करते हैं। हमें ये खुशी होती है कि जिस तरह पूरी दुनिया के हालात अजीब से हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर है, हर 10 मिनट बाद एक बैड न्यूज़ आती है जी। तो हमारी भी ये कोशिश होती है उनके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे और वो रिलैक्स रहें। मैं वैसे भी उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुल्क से बाहर काम करते हैं और वो इतनी मेहनत के बाद जितना वो ज़र मुबादला उनका आता है, उनसे हमारा मुल्क जो है उसमें तरक्की होती है और मईशत जो है मजबूत होती है। माशाल्लाह, बड़ी कीमती बात आपने कही है। यहाँ पे जो वाकई जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है। बहरहाल आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह आप लोगों को खुश करते हैं और आपके लिए लोग, आपका नाम आता है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो इससे पहले कि मेरी उर्दू ख़त्म हो जाए मैं पंजाबी च आ जाना वहाँ। बिल्कुल आपकी तो उर्दू ख़त्म नहीं होगी, मेरी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा भाईजान, पता नहीं कोई निज़ाम है कुदरत का कि अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ ना जी साथ एक ब्लू FX आ रही थी, उसमें कोई खातून थी, पर उसके मूड से मुझे लग रहा था कि पीछे कोई ऐसा उसके साथ हादसा या कोई प्रॉब्लम हुई है कि उसका जो है ना जी चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े लाउड थे। वो लड़के आई थी या क्या प्रॉब्लम था, ज़ोर ज़ोर से गियर लगा रही थी। तो दोनों हम आके एक इशारे पे यूँ रुके हैं। तो मैंने ना कोई बात की है उससे, ना कोई उससे कोई ऐसी इंट्रैक्शन है मेरी। तो वो ऐसे उसने देखा तो फिर उसने कहानी आंख से देखा। अब वो 3 सिग्नल तक मेरे साथ चलती रही और वो बार बार देख के मुस्कुराती रही, हंसती रही। उसके बाद मैं टर्न हो गया हूँ तो वो आगे चली गई और मुझे दिल में बड़ी खुशी महसूस हुई कि पीछे ना जाने उसके साथ क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। जितनी देर तक वो रही है मेरे साथ उतनी देर तक तो वो उसको भूल गई थी। अब आगे जाके उसको याद आ गया हो, अगर आ भी गया हो तो वो पीछे वाला मूड उसका लाइट बहरहाल हो चुका था। बहरहाल ये आप लोगों की अज़मत है और लोग इसलिए आपका नाम आता है आप लोगों का, और लोगों के चेहरे पे वहाँ भी मुस्कुराहट आ जाती है। और हम लोग भी अपने फ्री टाइम में आपके स्टेज प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, यूट्यूब पे क्लिप देखते हैं। अच्छा, लोग जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बहुत थोड़े इंटरव्यू हैं जो हमें यूट्यूब पे मिलते हैं जी जी। तो अपने बारे में कोई स्पेशल चीज़ बताएं। फॉर एग्जांपल जहाँ से आपने शुरू किया वो ज़रा थोड़ा सा बताएं, लोग जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में एक जॉब करता था तो वहाँ ZA जुल्फ़ी साहब थे जी, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वहाँ पे थिएटर के। और असलम राना साहब जो थे वो मेरे जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ वो भी काम करते थे। तो वो उनके साथ दोस्ती थी, वो मुझे वहाँ ले गए एक रिहर्सल दिखाने के लिए आपरा कम्युनिटी सेंटर इस्लामाबाद। जब वो रिहर्सल ख़त्म हुई उसी रात को वो प्ले ऑन होने वाला था तो मुझे जुल्फ़ी साहब ने कहा कि आपने रिहर्सल देखी, आपको कैसा लगा प्ले? तो मैंने उनसे कहा कि प्ले की कहानी बहुत अच्छी है लेकिन इसमें वो कैरेक्टर तो नहीं है जो पब्लिक को बिठा के रखता है और लोग कहानी सुनते रहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या वो कैरेक्टर है? तो मैंने उनसे कहा कि ये 4 दोस्त हैं, ये अमीर होना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बुरे धंधों में मुलव्वस हैं और
इनके अंदर एक सिर्फ शख्स ऐसा होना चाहिए जो लेबॉर्ट्री के तौर पे रखा उन्होंने, जो कोई नशा वशा बनाते हैं उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, उसकी हरकत व सकनात जो हैं वो पब्लिक को बिठाए रखे। मुझे कहने लगे कि अब हमारे ज़हन में तो इस तरह नहीं कोई बात है, बहरहाल आप अगर वो कैरेक्टर कर दें तो एक दिन के लिए सामने बंदा बिठा देंगे, वो देख लेगा, कल को वो कर लेगा। तो उस ड्रामे में आसिफ सीमाब साहब, आजकल वो कराची हैं, प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, वो थे, शाहिद यावर साहब थे, असलम राना साहब थे, इस तरह 4 रोल थे। तो जब मैं इंटर हुआ उस वक्त कोई 25 मिनट का ड्रामा चल चुका था। जब मैं इंटर हुआ तो वो मेरा ख्याल है कि उस ड्रामे की पहली क्लैप थी जो, और मेरी पहली बारी में इंटर हुआ और फर्स्ट मुझे एंट्री क्लैप हुई है। उसमें मैंने वो एक लेबॉर्ट्री का रोल किया था, उसकी हरकत व सकनात जो थी वो उस ड्रामे को लेके चल रही थी। तो फिर उन्होंने ड्रामा ख़त्म होने के बाद कहा कि अब ये तो जो आपने हरकतें की हैं ये तो कोई और कर ही नहीं सकता। वो जो सामने बंदा बिठाया तो वो भी आ गया, उसने कहा भाईजान मैं नहीं ये कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है। उसमें ज़्यादातर जो मैंने ना बॉडी लैंग्वेज यूज़ की हुई थी। गुड। फिर वो मैंने ड्रामा किया तो उस ड्रामे के बाद उमर शरीफ साहब का एक ड्रामा था, इनसे मिलिए। वो हमारे सेकंड लास्ट शो के ऊपर आए थे अपना सेट वेट देखने के लिए, जगह देखने के लिए। उन्होंने मुझे देखा तो फिर उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा यार कल परसों हमारा प्ले शुरू होने वाला है तो आप भी हमारे साथ काम करेंगे। वो करने के बाद एक फेस्टिवल वहाँ शुरू हुआ तो सरवत अतीक साहबा आई थी। उन्होंने जो उमर शरीफ साहब वाला ड्रामा देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो हमारा एक फेस्टिवल का प्ले है, मुकाबले का ड्रामा है, उसमें आपने एक पुलिस का रोल करना है। फिर इकबाल अंसारी साहब जो थे उनका मैंने एक ड्रामा किया टूटी पहलवान, गेस्ट हाउस। उसके बाद काफ़ी गैप रहा। फिर सुहेल अहमद साहब के साथ जब इंट्रैक्शन हुई, दोस्ती हुई, तो मुझे उन्होंने लाहौर बुलाया। तो यहाँ पहला एक ड्रामा मैंने किया था डबल सवारी जी। वो मैंने रिप्लेस कैरेक्टर किया था अमानुल्लाह साहब का, और वो अमानुल्लाह साहब ने करना था। जब 4 दिन मैंने किया तो अमानुल्लाह साहब आए तो उन्होंने जब देखा वो कैरेक्टर तो उन्होंने कहा भी ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसके बाप का रोल कर लेता हूँ। वो वीडियो पे ड्रामा मौजूद है, लेकिन उस वक्त तक अमानुल्लाह साहब उसमें नहीं थे, वो मैंने किया था। उसके बाद मैं कोई 3-4 ड्रामा करने के बाद यूनाइटेड स्टेट चला गया जी। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी इस्लामाबाद से, माशाल्लाह। अच्छा। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ से एकेडमी करना चाहता था। उन्होंने मुझसे कहा कि जो ग्रेजुएशन आप लिए फिर रहे हैं ये तो यहाँ पर मैट्रिक कंसीडर होगी। फिर मैंने न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन की। अच्छा, माशाल्लाह। फिर मैंने वहाँ से जनरल एजुकेशन की। जनरल एजुकेशन करने के बाद फिर मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से कैमरा, लाइट, सेट और ये सारा पढ़ा। पढ़ने के बाद 3 साल और 2 महीने के बाद मैं वापस आया, ये सोच के कि अगर ये काम करना ही है तो कम से कम इसको पढ़ना तो चाहिए कि ये क्या काम है। वेरी गुड। वहाँ से सारी जो टेक्निक्स मैं सीख के आया था वो यहाँ पे तो नहीं यूज़ होती, लेकिन अब पिछले 2 साल से लगता है कि वो जो पढ़ा था वो लोग अब आ गए हैं। अब यहाँ एपिक्स का कैमरा आ गया है, वो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। मैंने एक फ़िल्म जो है वो लिखवा के रखी हुई है एज ए डायरेक्शन के साथ, और फिल्म का नाम है 303। 303 वो 78% कॉमेडी फिल्म है जी। अच्छा। उसमें कोई 10% जो है वो हम पाकिस्तान आर्मी जो है उसका एक ख़ास पोर्शन है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो फौजी हैं उनमें और पाकिस्तान आर्मी के जवान में क्या फ़र्क होता है। वेरी गुड। वहाँ जो लोग जंगों में या इस तरह के हादसात में दुनिया से चले जाते हैं, उनके माँ बाप और उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता है, और पाकिस्तान आर्मी का जवान जब शहीद होता है तो उनके माँ बाप के चेहरे के ऊपर जो अजमत होती है, जो फ़ख्र होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। और उसका वाइंड अप जो है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और पूरी दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान में हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसा होगा, ये कोई मन घड़त बात, ये सोची, ये ख्याली पुलाव नहीं है, क्योंकि हालात जिस तरह बदल रहे हैं, जिस तरह अवेयरनेस आ रही है, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा। बिल्कुल ऐसा आएगा। फिर जब मैं वापस आया हूँ तो
एक सिलसिला, वो लामतनाई सिलसिला है, फिर तो अब याद नहीं भी कितने थिएटर हुए। फिर मैंने एक फिल्म की वोटी लेके जानी है। अब जैसे जैसे टेक्निक्स अच्छी आ रही है इंशाल्लाह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी अनकरीब उरूज पे होगी इंशाल्लाह। 2 साल लगेंगे और उसके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, रेडियो, ये सब के सब उरूज पे होंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। आप 303 जरूर देखिएगा। कब आ रही है ये मैं अप्रैल से इंशाल्लाह शुरू करूंगा जी। अभी नासिर चिन्होटी साहब ने मुझसे पहले फिल्म शुरू कर ली है, लेफ्ट राइट, मिस्टर लेफ्ट राइट। अब उसकी वजह से मैं रुका हूँ कि वो अपना काम जो है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट करे, तो फिर मैं वो शुरू करूँगा। क्योंकि वो जो नासिर की फिल्म है उसमें उसका भी डबल रोल है, मेरा भी डबल रोल है। अच्छा, गुड। और कहानी के एतबार से मैं ये डेफिनेट कह सकता हूँ कि ऐसी फिल्म अभी तक इंडो पाक में तो कम से कम नहीं बनी होगी जो नासिर की फिल्म है। क्या नाम है इनका जी? मिस्टर लेफ्ट राइट। मिस्टर लेफ्ट राइट और 303, ये जो 2 फिल्में हैं ये आपको अगले साल शायद देखने को मिलेंगी। जो नासिर चिन्होटी साहब की एक फ़िल्म है और लेफ्ट राइट, और 303 इनकी फ़िल्म है। ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि जैसा इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टेज पे आप देखते हैं वहाँ भी आपको वैसे ही मिलेगी। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक बात जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो ये है कि ये जो झूठ मार्द है, जब आपका नाम आता है साथ ये चीज़ ज़रूर मुझे सुनने में आती है, मैंने खुद भी देखा है। ये कहाँ से निकला है झूठ मार्द है? ये क्या चीज़ है? एक ड्रामा था रब्बा इश्क ना होवे जी। उसमें तारक टैडी साहब थे, मस्ताना साहब थे, नसीम विक्की साहब थे। तो मैं गांव से आता हूँ। अब तारक टैडी जो है वो हर एक का अपना अपना स्टाइल है, वो लगातार जुगत करता है। तो उसमें जब आता हूँ तो वो मुझे कहता है कि इस तरह के बंदे या इस बंदे ने फलाना काम किया, फलाना काम किया। तो मैं कहता हूँ मैं तो आया ही पहली बार ही, तो मैं तो तेन जानता ही नहीं। फिर मैं पब्लिक को कहता हूँ झूठ मारदा। तो ये वो जब हम थिएटर कर रहे थे उस वक्त तो नहीं महसूस हुआ था, लेकिन जब वो ड्रामा रिलीज होकर पूरी दुनिया में गया, हाँ जी, तो ये एक लफ्ज़ बहुत फेम हुआ। और दूसरा वो जो ड्रामा था वो मेरा ख्याल है ऐसा ड्रामा था कि जिसने 2.5 से 3 करोड़ ऑडियंस नई पैदा की। जी बिल्कुल। उससे पहले थिएटर जो था ना जी वो थोड़ा सा डाउन जा रहा था। वो रिलीज होने के बाद पब्लिक ज़्यादा बनी और उसके बाद जो बहुत सारे ड्रामे वो मुसलसल कामयाब होते रहे। जैसे वो तोता, चलाक तोते, जी बिल्कुल, चलाक तोते पार्ट 2 फिर आया, फिर एक आया जिसमें मैं बादशाह बना हुआ था। हाँ जी। तो फिर उसके बाद तसलसल के साथ ड्रामे अच्छे आते रहे। अब भी हमारी ये कोशिश होती है कि कोई ड्रामा ऐसा हो या ऐसा करें जो ससुर अपनी बहू के साथ बैठ के देख ले। हाँ जी, वो ज़रा थोड़ा सा जी 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 जी। और नासिर चिन्होटी की फिल्म और जो मेरी फिल्म है उसमें मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स अपनी बेटियों के साथ भी जाकर वो फिल्म देखेगा तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली स्टेट ड्रामों में जो इमानत चंद हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी आपके हमने कभी कोई ऐसी वो जुगत नहीं सुनी जिसमें सुन के बाद में शर्मिंदगी हो, या कोई ऐसी जुगत होती है जो कि देखने वाली के ऊपर से गुजर जाती है, हम लोग समझ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम बहरहाल पंजाबी हैं। अच्छा, ये एक आपका जो स्पेशल पुलिस वाले का जो आपका रोल है, ये आपने 2-3 इसमें हमने देखे हैं, उसमें आपने लोगों को बे इंतहा हंसाया है। स्पेशली जब आप वो नंबर डायल कर रहे होते हैं और ये जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और दूसरी तो आखिर में आप कहते हैं कि दूसरे कोई आई नहीं है। तो अब लोगों को वहाँ पे जो है वो आपका जो एक किस्म का मुहावरतन इस्तेमाल करने लग गए हैं कि कढ़ाई ले आओ, और वो फिर उसके बाद 2-3 बार वो आवाज़ लगाते हैं, फिर कहते हैं कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये लोग आपसे खुद मिल के वो आपसे वो चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो ज़रा मुझे कढ़ाई की ऑफ़र कर दें एक, तो फिर कढ़ाई खासो। हाँ जी, शादी के कुंडे वाली शादी ले आओ। अच्छा चलो ठीक है। तो नाल 7 अप पी ले। हाँ 7 अप भी आ मैं जाएगी। तो 7 अप नहीं पींदा, क्यों? तो बचपन तो डरिया है। वो एक बारी मेरी मां ने मैंने 7 अप दी तो लूण पा दिता, वो 7 अप मेरे हाथ ही पाया। उस तो बाद डरिया जी, मैं तो पींदा ही नहीं। ये जो थानेदार वाला रोल है ना, हाँ जी, ये एक थाने के अंदर मैं गया तो वहाँ उस वक्त तो वो SHO थे नसरुल्लाह खान नियाजी साहब जी। उसके बाद वो DSP हुए, SP हुए। वो इतने मुझे अच्छे लगे, उनका स्टाइल इतना खूबसूरत था कि मैं उनके लिए 1 मिनट के लिए गया था, सिर्फ एक फाइल देने के लिए। लेकिन जब मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैं सोफे पे बैठ गया और कम से कम मैं 1.5 घंटा वहाँ बैठा रहा और उनको मैं देखता रहा।
जब मैंने उनको कॉपी किया तो मुझे नहीं पता था कि वो ड्रामा देख रहे हैं। वो इंटरवल हुआ तो वो चौकीदार आया, तो गार्ड, तो उसने मुझे कहा जी बाहर नसरुल्लाह खान न्याजी साहब आए हैं, वो बुला रहे हैं आपको। वो मैं डर गया, मैं कहा ओहो काम खराब हो गया। मैं बाहर आऊँ तो ऐसे खड़े थे गुस्से के साथ। अच्छा, मैंने कहा वो सालम दे पुत्रा तो मैनू ही वही सटे। ओहो, मैंने कहा सर आई एम सॉरी, वो मुझे आप अच्छे लगे थे, आप बड़े इनोसेंट, तो इसलिए मैंने कर दिया। मैंने कहते ए पुत्र 1000 रुपया तेरा इनाम है कि तू किरदार बड़ा अच्छा किया। दूसरा मैंने खुशी इस गल दी भी तू वर्दी बड़ी परफेक्ट पाई, ये ड्रामे वाले वर्दी नहीं अच्छी पाते, हर चीज तेरी परफेक्ट सी, ते आज तो बाद तो मेरी नकल लाई तो मैं तेरी लत्तां वड़ सटनी। अब दोनों तरफ फिर जब वो चले हैं तो फिर वापस आए हैं, फिर उसने मुझे गले से लगाया। उन्होंने कहा पुत्र मेरी घर वाली भी बैठी ड्रामा देख रही थी, मेरे बच्चे भी बैठे तो बड़े हंस देन, तो लोग भी बड़े हंस देन, तो मैंने बड़ी खुशी हुई भी तू असीडी आवाज भी गल की थी। वो खुशाब के रहने वाले थे। अच्छा, इसलिए वो आपका जो लहजा है वो, हाँ जी, वो खुशाब के रहने वाले थे। उनका मैंने टोन टेम्पो हर चीज जो था ना जो वो कॉपी कर लिया। उसके पीछे मेरा एक ना इस्लामाबाद एक मेरे साथ वकूआ हुआ था, उसको मैंने थोड़ा उसमें ऐड कर लिया था। वो एक दफ़ा मैंने जी रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो बॉर्डर है ना जी, वहाँ से मैं रोड क्रॉस करने लगा हूँ तो परली तरफ इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी। उन्होंने मुझसे, जो बंदा खड़ा था ना, वो बड़े को मज़ेदार और मज़ाही आदमी था। मैंने कहा ने कित्थों आ रहे हो जी? मैं कहा जी मैं पिंडी से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं कहा जी मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा जी, बोर्ड लिख दे हो? मैं कहा नहीं सर, मैं टीवी का आर्टिस्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, केड़ी टीवी विच काम करते हो? मैं कहा जी इत्थे एक ही टीवी है। कहते ये जो लाहौर सेंटर ते कोटा सेंटर ते कराची सेंटर लिखा होंगे वो पागल दे पुत्र। मैं कहा हाँ नहीं वो होता है, लेकिन मैं तो इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ तो एक ही टीवी है। अच्छा 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 माशाल्लाह। अब अजी और क्या काम करते ने? मैं कहा जी वो आर्मी में है। अच्छा, केड़ी आर्मी चाहते हैं जी? मैं कहा जी पाकिस्तान आर्मी तो एक ही है। तो कहता ये जो लिखा होंगे बर्री फौज ते एयर फोर्स फौज ते ये नेवी फौज, ये पागल दे पुत्र। मैं कहा सॉरी सर, वो डिफरेंट फौजें होती हैं। तो फिर दस ना भी केड़ी फौज? मैं कहा जी बर्री फौज में। अच्छा अच्छा, वो पीछे होकर बह जा पुत्र। अब मैं घबरा गया भी ये तो बात लंबी होगी, मैं बैठ गया। तो उधर से मोबाइल गाड़ी जब गुजरी तो उसने उसको रोका। उन्होंने कहा एक मुजरिम पकड़ा थे, इसने जरा ले जा। अब उसने मुझे पकड़ के आगे वाले पोर्शन में बिठाया बजाय पीछे बिठाने के। आगे से बंदा उतारा, पीछे किया, बिठा के और ड्राइवर को कहने लगे इन 66 नंबर स्ट्रीट तकवा मार्केट इस्लामाबाद लावी। मैं हैरान हो गया, मैं इसको मेरे घर का कैसे पता है? मैं तुहानू मेरे घर का किवें पता? कहता पुत्र तू मेरा हमसाया, तैन नहीं पता, तू मैं नहीं जानता, मैं तो जानता। वो जो टोन टैपू थी ना जी, वो मैंने इसमें यूज की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कि अमानत चंद से पूछता हूँ के ना आई हो, काम क्या करता हूँ? वो कहता जी मैं बाजा बजाता हूँ। तो मैं क्या बाजा कौन बजाते? राजपूत बजाते, अराई बजाते या गुजर बजाते? पुत्र तो मिरासी। तो वो मैंने यूज किया था एंड तक, उसको बड़ा हिट हुआ है वो, बहुत पब्लिक ने पसंद किया। अच्छा, हाँ जी, इससे थोड़ा सा हटके एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपने अपने बच्चों को इस तरफ आने दिया? मेरे बच्चे जो है ना जी, वो जो भी करना चाहें मैं उनके ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मेरे बच्चे जो है ना जी, वो अभी तो पढ़ रहे हैं और मैंने उन चारों में से, मेरे 4 बच्चे हैं जी, 3 बेटियां और 1 बेटा, माशाल्लाह, उनमें किसी में कोई ऐसा रुझान नहीं है। और दूसरा ये है कि वो बच्चे जो हैं मेरे, वो कुरान पढ़ते हैं जी तफसीर और तर्जमे के साथ, इंग्लिश और उर्दू में, माशाल्लाह। चूँकि मेरी जो फैमिली है ना जी, वो बहुत ही मजहबी है, जनूनी मजहबी नहीं, ना ही वो मौलवी हैं। वो बिल्कुल एक मतवाजन सा उनका मामला है। और मेरे बच्चों का रुझान भी उन्हीं की तरफ है, नानों की तरफ, दाद के, वो जो जिस तरह पढ़ाते हैं वो उस तरह पढ़ते हैं। आपके लिए ये खुशी की बात है कि? नहीं, मेरे लिए सब ठीक है। अगर वो इस फील्ड में आना चाहें या इसमें कुछ करना चाहें, मैं उनको कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे कभी किसी ने नहीं रोका था। मैंने बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स की, मैंने बहुत सारे बिजनेस भी किए,
कहीं मेरा दिल नहीं लगता था तो मैं इस तरफ आता था। मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका था, बल्कि अगर कहीं मैं फंस गया हूं तो मेरा भाई, जो हम 2 भाई हैं, भाई मेरा बड़ा जो है आफ्ताब अहमद, वो मुझे बड़ी सपोर्ट करता था। इस फील्ड में शुरू में जब कोई बंदा स्ट्रगल में आता है तो चूंकि पैसे तो नहीं मिलते ना जी, तो वो बेचारा काम करता था, वो कहीं ना कहीं से पैसे जो है ना जो वो मुझे ला के देता था, और वो मेरा हौसला बहुत बढ़ाता था कि तुम फिक्र ना करो, कोई ऐसी बात नहीं, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, मैं काम करूंगा, तुम करो। तो मैं भी नहीं रोकूंगा उनको, कुछ भी करना चाहें वो उनकी मर्जी पे। आप जब बाहर आते हैं, पब्लिक में जाते हैं, नॉर्मली आप गाड़ी में नहीं, हर वक्त तो गाड़ी में नहीं होते आप, क्या लोगों का रिएक्शन क्या है? कोई मतलब मुझे एक आपके एक बड़े अच्छे कोलीग हैं, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, उन्होंने कहा था कि मैं तो बनियान खरीदने भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं लाहौर में शायद बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो मुझे ये ज़रूर कहते हैं, मैं सुबह दही लेने भी चला जाता हूँ। वेरी गुड। चलो दही, मैं सब्जी भी लाता हूँ अपनी, मैं कपड़े भी अपने ले आता हूँ, बच्चों के भी ले आता हूँ, मैं ख़रीदारी खुद करता हूँ। पीछे कोई लोग नहीं लग पड़ते साथ? बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलके, वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की मोहब्बत देते हैं। मुझे ना रश से कभी उलझन हुई है, ना लोगों के हाथ मिलाने से, गले मिलने से कभी उलझन हुई है, ना मुझे उनकी तस्वीरों खींचने से कभी उलझन। सिक्योरिटी इश्यूज भी तो होते हैं ना, मैं उस हिसाब से मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ये गलत बात है, कोई सिक्योरिटी नहीं। वो जितने भी लोग मेरे गिर्द इकट्ठे होते हैं, मुझे लगता है कि जिनके लोगों के हसार में मैं खड़ा हूँ, मैं उससे ज़्यादा महफूज कहीं हूँ ही नहीं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि उन बच्चियों के लिए, उन औरतों के लिए मैं ना महरम होता हूँ, लेकिन जिस तरह वो मुझसे मोहब्बत कर रही होती हैं, अंकल अंकल, भाईजान भाईजान करके जिस तरह बातें कर रही होती हैं, वो बच्चे जिस तरह उछल के मुझे वो चाह रहे होते हैं कि ये हमें उठाए, मैं वैसे उनको उठाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि अंकल आप मुझे उठाएं, मैंने आपको किस करनी है। उनको मैं उठाता हूँ, उनके साथ तस्वीरें खिंचाता हूँ। मुझे बिल्कुल कोई उलझन नहीं होती। मैं मैं गली के अंदर गाड़ी धोता हूँ अक्सर, और शायद ये अजीब सी बात आपके लिए हो, मैं अक्सर साइकिल पे सफ़र करता हूँ। अच्छा। मैं स्कीम मोड़ से अल्फला थिएटर अक्सर साइकिल पे जब मैं आता हूँ, मेरे साथ जो साइकिल गुजर रहे होते हैं, रिक्शे, मोटरसाइकिल, टांगे, वैगने, वो मेरे साथ बातें करते रहते हैं, मुझे जुगत करते हैं, फिर मैं उनको जुगत करता हूँ। उनमें से कई जुगतें उनकी बड़ी अच्छी होती हैं, वो मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। दैट्स वेरी गुड। खोती रेडी वाला जो साथ से गुजर रहा होता है ना जी, वो मुझे ज़रूर एक दफ़ा कोई ना कोई बात करके ही जाता है। 2 दिन पहले की बात है कि मैं साइकिल के ऊपर ना जी स्टूडियो की तरफ जा रहा था, तो मेरे साथ वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल का होगा, तो मेरे पास से गुजरा है साइकिल पे। तो ऐसे गुजरते गुजरते उन्होंने कहना माशाल्लाह जिवें चाइना दी चूई होंदी क्या क्या आगे निकल गए। इस तरह के वाकयात बहुत होते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो काम आ जाती हैं। एक बात मैं अमानत चंद की आपको सुनाना चाहता हूँ कि लोग कितने तेज़ हैं। अमानत चंद साहब और मैं एक दफ़ा फैसलाबाद में खड़े हुए थे, तो अमानत चंद साहब माशाल्लाह आपको पता ही है कि काले नहीं हैं, वो डार्क ब्राउन है। उन्होंने काला सूट पहना हुआ था और हाथ में उनकी सिगरेट थी, लेकिन सिगरेट उन्होंने यूं पकड़ी हुई थी तो पीछे काफ़ी धुआं इकट्ठा हो गया। एक बच्चा 12 साल का 13 साल का बच्चा एक साइकिल से गुजरा है, फिर वापस आया और बड़े आराम से उसने साइकिल को स्टैंड पे लगाया और अमानत चंद के पास आया और कहने लगा चाचू आज तो सटाट ही खड़े हो। और ऐसी वो टाइमिंग की बात थी कि मैं और अमानत चंद लिटरली सड़क के ऊपर बैठ गए नीचे। ऐसे भी लोग हैं और वो हम बातें यूटिलाइज कर लेते हैं। वो मेरा ख्याल है आप लोगों के ही पॉलिश किए हुए बच्चे जो है ना वो, हाँ वो जाहिर थिएटर देखते हैं, फिर उनकी अपनी आमद भी होती है जी। अच्छा, आप चूँकि हमारा इंटरव्यू का टाइम और आपका टाइम बहुत कीमती है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ डेनमार्क में भी, यूरोप में पूरे में, जो पाकिस्तानी पंजाबी कम्युनिटी है वो चीज़ को फ़रोग दे रही है, उसके लिए थोड़ा सा आप उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि वो हर बंदा चाहता है कि मैं एक अपने प्रोग्राम के बाद ना इफ्तिखार ठाकुर बन जाऊँ या अमानत चंद बन जाऊँ, उनके लिए थोड़ा सा एक चंद लफ्ज़ों में कुछ मैसेज यहाँ दे दीजिए। अच्छा, नए जो आ रहे हैं ना ये फनकार, एक तो उनमें जो है ना थोड़ी सब्र कम है,
वो इंतज़ार नहीं करते। दूसरा ये है कि वो उनके जहन में रोल मॉडल कौन है, जो रोल मॉडल जहन के अंदर है उसके बारे में जानना है कि उसकी स्ट्रगल क्या थी, उसके स्टाइल को कॉपी नहीं करना कभी। दुनिया के अंदर मैंने देखा है कि किसी भी फनकार की कॉपी करने वाला बंदा कभी हिट नहीं हो सकता, क्योंकि फोटो कॉपी नहीं चलती, ओरिजिनल चलता है। मैंने अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब को देखा है कि उनकी आवाज़ में गाने वाले 700 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनमें सबसे अच्छा जो गाने वाला है वो एक लड़का था, खालिद, अटक का रहने वाला था। मैं अक्सर देखता था अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब उसको बुलवा के अपने गाने उससे सुनते थे, लेकिन वो कॉपी था, वो चल नहीं सकता था। मेरी शक्ल के 17 लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अक्सर प्रोग्रामों में जाते भी हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ कॉपी मत किसी को कीजिएगा। हाँ, जो रोल मॉडल है उसके बारे में जानिएगा कि उसने स्ट्रगल किस तरह की। एक दूसरी, उन लोगों की वोकैबुलरी बड़ी होनी चाहिए। एक्टर 5 लफ्जों का मजमुआ है। ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंट्रोल, टी फॉर टाइमिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, आर फॉर रिदम, एंड रिएक्टर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट एक्टर। ये 5 चीजें होंगी तो आप बन सकते हैं एक्टर। थैंक यू वेरी मच। और जो आपने कहा कि आपकी शक्ल के 17 बंदे हैं, मेरे ख्याल है 18 बंदे हैं, लेकिन जो 18वें साहब हैं वो बेशक आपके हम नाम भी हैं, लेकिन उनकी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट? वो कॉमेडी कहीं और पे जाके करते हैं। अच्छा, और ये थे, आपने देखा। इस सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको दावत देता हूँ पूरे डेनमार्क की तरफ से कि आप डेनमार्क तशरीफ़ लेके आएँ, और चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, वहाँ भी हम आपको मिलेंगे और अपने मखसूस स्टाइल में पूछेंगे कि उनकी हाल है। बिल्कुल ठीक है सर। तो और ये मैं डेनमार्क के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, और जितने लोग यहाँ से गए हुए वहाँ हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जितना मुल्क से प्यार करते हैं, ये मुल्क जो है आपकी मईशत से चलता है, इसलिए आप जितनी भी मेहनत करते हैं उस पैसे को वहाँ ख्याल से खर्च किया करें। बस आप मेरी बात समझ रहे हैं। थैंक यू। झूठ मार दें और तो मैं सच भी बोला तो लोग झूठ बोलता जी। ये थे इफ्तिखार ठाकुर साहब। आपने देखा कि माशाल्लाह कितने अजीम फ़नकार हैं, लेकिन कितने सादा हैं, किस कदर इंसान दोस्त हमारी ये शख्सियत हैं। इन्होंने हमारे से किस तरह बात की है, मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह मैं अपने किसी कुलीग के साथ बैठा हुआ हूँ। एक अजीम शख्सियत है, एक अजीम करैक्टर है ये। जिस तरह ये लोगों की मदद भी फरमाते हैं। इन्होंने कहा कि हमें नहीं बताना, लेकिन हमें पता लगता रहता है। इनके नाम से आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और इसी वजह से मैं अभी पाकिस्तान का जो मेरा दौरा है, इस पे मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे इन साहब के साथ मुलाकात रखी थी। इंटरव्यू से ज़्यादा मुझे ज़्यादा अहम ये लगा कि मैं इनसे मिल लूँ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा किसी और जो है सितारे को यहाँ पे ढूंढें, और उनकी भी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।